correction. Rule number 61 to 70. 61, फ़र्क नोट करें, तलबा का इम्तिहान देना टेक द टेस्ट होता है या टेक द एग्जामिनेशन। आप यूँ समझे एग्जामिनेशन या टेस्ट का मतलब वो है जो क्वेश्चन पेपर टीचर के हाथ में, आप क्या लेते हैं, टेक द क्वेश्चन पेपर, यानी कि टेक द एग्जामिनेशन आप करते हैं। टीचर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर देता है ना, तो क्वेश्चन पेपर इज द एग्जामिनेशन, टीचर गिव द एग्जामिनेशन। उर्दू में जरा उल्टी गंगा है, हम कह रहे मैं पेपर देने जा रहा हूँ, कहना चाहिए मैं पेपर लेने जा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर लेने जा रहा हूँ हल करने के लिए। ओके, गिव द टेस्ट या गिव द एग्जामिनेशन उस्ताद के लिए। ज़रा देखिए, द स्टूडेंट इज गिविंग द टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, गलत है। स्टूडेंट हमेशा टेस्ट लेता है, क्वेश्चन पेपर लेता है। बस मेरा बेटा ये रूल क्वेश्चन पेपर से याद रखिएगा, भाई क्वेश्चन पेपर ही टेस्ट या एग्जामिनेशन होता है। स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन पेपर लेता है। रूल नंबर 62, जेरांड, जेरांड इंग फॉर्म को कहते हैं, इसको कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहते थे पढ़ी लिखी लैंग्वेज में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई इंग फॉर्म से पहले अगर प्रोनाउन आ जाए, आईएनजी वाली फॉर्म से पहले अगर प्रोनाउन आ जाए तो उसकी हालत पोजेसिव होगी, पोजेसिव। ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर, बताइए इसमें जेरांड आया है, कशफ बताओ कौन सा, गोइंग। गोइंग से पहले कोई प्रोनाउन आया है, ही आया नहीं, क्या मी, मी की कौन सी हालत है ये हालत, नो, नो, खुदा के लिए याद करो, ऑब्जेक्टिव है, आई बाय मी। तो मी की पोजेसिव हालत कौन सी है, माय। ये पता कैसे चला आप लोगों को, एक टेबल फर्स्ट पेज पर लिखी हुई है। He dislikes my going there. 63, फ़र्क नोट करें, मेजॉरिटी वहद इस्तेमाल रखती है, मेजॉरिटी ऑफ आ जाए तो जमा का इस्तेमाल होगा, आगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जमा के तौर पर ट्रीट होगा मेजॉरिटी ऑफ के साथ। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ जमा है, मेजॉरिटी ऑफ जमा होता है, मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास इज टैलेंटेड, गलत है, आर टैलेंटेड होना चाहिए। 64, मुकाबला सिर्फ एक जिन्स में होता है, यानी दो एक जैसी चीज़ों का होता है। इसकी एग्जांपल देखें, द फैन ऑफ दैट रूम इज फास्टर देन द अदर रूम, इस कमरे का फैन तेज है दूसरे कमरे से। फैन का मुकाबला किससे हो गया, कमरे से हो गया। इस कमरे का फैन तेज है दूसरे कमरे से, गलत है। इसको यूं होना चाहिए, इस कमरे का फैन तेज है दूसरे कमरे के फैन से, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, इस कमरे का फैन तेज है दूसरे कमरे के से। हाँ, के से का मुराद यही है कि फैन ही आ जाएगा। द फैन ऑफ दैट रूम इज फास्टर देन दैट ऑफ अदर रूम, देन दैट ऑफ अदर रूम, देन दैट ऑफ लगाया तो दूसरे कमरे के से तेज है। क्लियर? नहीं समझ आई जाए फिजान? आगे
जानदारों की मलकियत ज़हर करने के लिए ऐसा लगता है, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं और ग्रेजुएशन में आने वाले तमाम लोग ये मिस्टेक करते हैं और ग्रेजुएशन जब वो करते हैं तो ये मिस्टेक उनकी ठीक हो जाती है। इंग्लिश लिखते वक्त ख़ास कर ख्याल रखना है कि जानदारों की मलकियत के लिए एपस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं तो मतलब उसका का की के बन जाता है, लेकिन बेजान चीज़ है तो उसके लिए आप ऑफ लगाते हैं मलकियत शो करने के लिए। सेंटेंस देखेंगे आपको बात बिल्कुल वाज़ेह समझ आएगी। दिस रूम्स फैन, क्या मतलब है इसका? इस कमरे का पंखा, लेकिन गलत है क्योंकि बेजान चीज़ के साथ एपस्ट्रॉफी एस लगाकर मलकियत हम शो नहीं कर सकते। तो होगा द फैन ऑफ दिस रूम इज फास्ट। अच्छा बताइए, खालिद्स पेन, ठीक है, खालिद जानदार है, खालिद्स पेन, एपस्ट्रॉफी ऊपर एक कॉमा सा होता है, उसे एपस्ट्रॉफी कहते हैं, ऊपर करके होता है ज़रा। अच्छा, डॉग्स टेल, ठीक है, नहीं, डॉग्स टेल, ठीक है, डॉग भी जानदार है ना, ठीक है। टेबल्स लेग, गलत है, द लेग ऑफ द टेबल। वो तेरी खैर, अब ये तो सोचने की बात है भाई। द लेग ऑफ द डेड डॉग, एक तो ये ठीक है, द डेड डॉग्स लेग, मेरे ख्याल में चलो आप लगाएंगे जी। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, ऐसा क्वेश्चन पहले किसी ने किया नहीं और हमने सोचा नहीं, ठीक है। जानदार के लिए तो ऑफ लग ही लग सकता है, अगर आप जानदार के साथ लगाएं तो लग सकता है, ठीक है, लेकिन बेजान के साथ एपस्ट्रॉफी एस नहीं लग सकता। अगर कन्फ्यूजन आ गई है तो बस आप ऑफ के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। दा का लास्ट में रूल है, पूरा बताएंगे। 66 एज या देन के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत लगती है। किसके बाद? एज या देन के बाद। ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ वी, पहले फिर पूरा रूल पढ़ते हैं। एज और देन के बाद पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत लगती है। अगर एज और देन के बाद बोथ या ऑल आ जाए तो फिर प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत लगेगी। तो देखिए, ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ वी, एज आ गया, टॉल के बाद एज लगा हुआ है, एज के बाद ऑल और ऑफ के बाद वी लिखा हुआ है। पहली बात तो अगर एज के बाद ऑल ना आता तो फिर हम वी ही ठीक समझते, क्योंकि एज के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत आती है। लेकिन क्योंकि एज के बाद ऑल भी आ गया, अगर ऑल या बोथ कोई आ जाए एज के बाद, फिर प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत हो जाती है। ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ अस। दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल बात ये, एज के बाद अगर ऑल आया हुआ हो, आगे प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत लगाएं। 67 जी जी, अगर ऑल नहीं है तो फिर सब्जेक्टिव। 67 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का इस्तेमाल। सिंस उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब स्टार्टिंग टाइम दिया गया हो, सुबह 7 बजे से, मंगल से, जनवरी से, 2011 से,
ये स्टार्टिंग टाइम है, कंफर्म स्टार्टिंग टाइम दे दिए गए हैं। He has been working in this factory since January. ठीक है सेंटेंस। He has been working in this factory since 1994. ठीक है। He has been working in this factory since 4 PM. ठीक है, स्टार्टिंग टाइम है 4 PM। ठीक है। He has been working in this factory since many hours, गलत है, आएगा for many hours। स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करना है आपने? since। स्टार्टिंग टाइम के लिए since, और कलेक्टिव टाइम के लिए टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो for। टोटल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 10 सालों से, 6 माह से, 2 दिनों से। 2 दिन बता रहे हैं लेकिन कलेक्टिव टाइम है, टोटल टाइम बता रहे हैं, फार आएगा। देखो आप यहां पर बैठे पढ़ रहे हैं, बताने के 2 तरीके हैं। यू हैव बीन स्टडिंग देयर सिंस 10 AM। ठीक है, कितने देर होगी आपको पढ़ते हुए? 2 घंटे हो गए। मैं कहूँगा यू हैव बीन स्टडिंग देयर फॉर 2 hours। अगर मैं कहूँ सिंस 2 hours, गलत हो जाएगा। ठीक है, खुदा बर्बाद करें इन अंग्रेज़ों को, हैं? ये कोई बात है भला बताने वाली? सिंस लगा दें, फॉर लगा दें, मकसद पूरा हो जाता है, टेंशन ही खत्म। इसमें क्या टेंशन है? चलो हमें क्या, हमें तो 2 नंबर से मतलब है। इंग्लिश आप पे ठीक हो जाएगी, आखिर ठीक हो जाएगी। वो अमेरिकन है ना, वो इंग्लिश को डंडे शंडे मारते रहते हैं, जूते शुत्ते मारते रहते हैं वो इंग्लिश को, अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश को जुतियाँ शुतियाँ मारते रहते हैं, डंडे डंडियाँ। तो फिर वो इस तरह से इंग्लिश बेहतर भी हो रही है, आसान हो रही है। जो इंग्लैंड वाले हैं वो डंडी नहीं मारने देते। और हम कौन सी इंग्लिश को फॉलो करते हैं? ब्रिटिश को। हाँ, हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं। अब इंग्लिश की मुख्तलिफ कैटेगरीज बन गई हैं। ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। इंडियन इंग्लिश अलग बन गई है, अब अलग उसका एक्सेंट है, उसका अलग अंदाज है। इसी तरह हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश भी होनी चाहिए। पाकिस्तानी इंग्लिश रख लें या गुलाबी इंग्लिश रख लें। जब फिक्रा प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो तो मुनासिब सब्जेक्ट में एहतियात करें। इंग फॉर्म से फिक्रा शुरू हो तो ज़रा आगे सब्जेक्ट लगाइए। कहने का मतलब ये है, ओपनिंग द बुक द लेसन वाज लर्न्ड। शुरू कैसे हुआ? इंग फॉर्म से शुरू हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ। आगे कुछ सब्जेक्ट है, देखो नहीं है ना, तो हम कहते हैं सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ओपनिंग द बुक आई लर्न द लेसन, आई लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी, नीचे वाला पैसिव नहीं है। ये रूल ज़रा मुश्किल से ही हल होता है और आता भी बहुत कम है। तो इतना सेंस ज़रा रख लीजिए कि अगर स्टार्ट में इंग फॉर्म हो तो आगे कोई सब्जेक्ट भी होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है आपने। रूल नंबर 69, एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को सपोर्ट करता है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। शी वॉक्स ब्रिस्कली, शी सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है, ब्रिस्कली क्या है? एडवर्ब है, जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो तेज तेजी से चल रही है, तितली की तरह फड़फड़ाती हुई जा रही है तेजी से। वो कहते हैं एडवर्ब को वर्ब के बाद होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ब के बारे में मालूमात देता है। शी इज स्लोली वॉकिंग, शी इज वॉकिंग स्लोली। इसमें एडवर्ब क्या था? स्लोली। वर्ब क्या था? शाबाश।
70 रूल देखें, बोथ के बाद कंजक्शन हमेशा एंड होता है। कंजक्शन का मतलब है जोड़ने वाला, दो सेंटेंसेस के दरमियान राब्ता करने वाला, जैसा कि एंड, बट, एज वेल एज। लेकिन अगर बोथ शुरू में आया हुआ हो तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे, ये याद रखना है। ही इज बोथ ब्रेव एज वेल एज वाइज। पहले सेंटेंस में बताएं फैजान भाई कि इसमें कंजक्शन क्या इस्तेमाल हुआ है? शाबाश। तो हम कंजक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड करेंगे। क्यों करेंगे? बोथ आया हुआ है। ही इज बोथ ब्रेव एंड वाइज। सुनाई सफी।